हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट में आपकी जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड नवंबर 2023 एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोगों ने देखिए कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अमेंडमेंट्स नहीं देखी हैं, तो इस एक वीडियो के अंदर आपको सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल से देखिए अमेंडमेंट्स आई हैं और इंपॉर्टेंट आई हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने देखिए और अच्छे से क्लैरिफाई किया है, तो आप आगे देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं सभी चैप्टर्स की अमेंडमेंट को। सबसे पहले जो आपका बेसिक चैप्टर है ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला, जो कि आपने हमारे साथ सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ा है, देखिए क्योंकि हमने पहले और सेकंड चैप्टर कंबाइंड पढ़ाया था, तो उसके अंदर जो अमेंडमेंट आई है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपकी अमेंडमेंट रिलेट करती है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ फटाफट से 1 मिनट के अंदर। देखिए जब गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा देश देखिए जीएसटी एक्ट को अपना रहा था, नया कानून एक आ रहा था, पुराना जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स के लॉस थे वो हट रहे थे। तो इस सिचुएशन में जब एक पुराने कानून से नए कानून में शिफ्टिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों को देखिए नए एक्ट के अंदर, नए लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इससे होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा था कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। तो अलग अलग स्टेट्स में देखिए ये रेवेन्यू लॉस हो रहा था, और इसी रेवेन्यू लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया था। और गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ पर क्या बात बताई थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि देखिए जितने भी आपके लग्जरियस आइटम्स हैं, जैसे कि आपकी महंगी महंगी घड़ियां हो गई, महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, ठीक है जी, इसके साथ साथ जितने भी आपके डीमेरिट गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स उन्हें कहा जाता है देखिए जिन्हें गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि इनकी कंजम्पशन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि आपका देखिए पान मसाला हो गया, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स हो गए, सिगरेट, बीड़ी, इस तरीके के आइटम्स, एडिटेड वाटर्स आपके देखिए जिस तरीके के आपके सामने इमेज में दिखाई गई हैं अलग अलग देखिए कंपनीज के, ये सब चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन चीजों को हम प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, इनके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं ताकि लोग इनका कंजम्पशन कम करें। और जो लोग महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं या बाकी के लग्जरियस आइटम परचेस कर रहे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तभी तो वो लग्जरियस आइटम परचेस कर रहे हैं। भाई अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए की घड़ी खरीद रहा है, तो उसके पास बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा है, तभी तो 20 लाख की घड़ी खरीद रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा है उससे भी हम थोड़ा सा टैक्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दो ये आइटम्स हैं, लग्जरियस आइटम्स और आपका डीमेरिट गुड्स। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया था। और गवर्नमेंट ने देखिए कहा था 1 जुलाई 2017, और यहां से 5 सालों के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी चार्ज किया जाएगा। मतलब क्या था कि 5 सालों के बाद हम जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस चार्ज करें या ना करें, यह चीज गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं करी थी। तो ये आपका देखिए 30 जून 2022 तक गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया था। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए आज की डेट में हम 2023 में है, तो गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। मतलब अब देखिए 31 मार्च 2026 तक लग्जरियस आइटम्स और आपके डीमेरिट गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट्स को होने वाले रेवेन्यू लॉस को कॉम्पनसेट करेगी। तो एक बहुत ही सिंपल सी अमेंडमेंट आपकी एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, जो कि आपके रिलेट करती है सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर से। आइए साथ में उसको भी देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपकी अमेंडमेंट हमारा जो चैप्टर 2 है सप्लाई अंडर जीएसटी स्टडी मटेरियल के अंदर, हमने तो दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर गवर्नमेंट ने देखिए शेड्यूल 2 के अंदर एक नई क्लैरिफिकेशन ऐड करी है। अब शेड्यूल 2 में एक एंट्री थी, सबसे पहले मैं आपको उस एंट्री के बारे में देखिए रिकॉल कराता हूं ताकि फिर आप अच्छे से समझ सकें। एक एंट्री आपने पढ़ी थी, देखिए एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू डू एन एक्ट और सिचुएशन, या फिर टॉलरेट एन एक्ट। ये 3 बातें पढ़ी थी। मतलब अगर दो पार्टीज, 2 पर्सन आपस में इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि वो काम नहीं करेंगे, ठीक है जी, या फिर किसी के काम को बर्दाश्त करेंगे या फिर कोई काम स्पेसिफिकली करेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, यहां पर 2 बातें देखी जाती हैं। पहली बात ये कि दोनों पार्टीज के बीच में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। दूसरा, कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तीनों ही बातों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल बताता हूं। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए एक बिल्डर हैं और ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक सपोज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं 8 फ्लोर की, ठीक है जी। और इनके पास में ही देखिए जहां ये बिल्डिंग बना रहे हैं एक आरडब्ल्यूए है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, और
आरडब्ल्यूए वाले मिस्टर ए को कहते हैं कि सर आपके पास 8 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की परमिशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 7th फ्लोर तक ही बनाएं, क्योंकि अगर आप 8वां फ्लोर भी बना देंगे तो हमारी सोसाइटी में धूप नहीं आएगी। तो यहाँ पर मिस्टर ए कानूनी तौर पर बना सकते हैं, लेकिन आरडब्ल्यूए वाले उन्हें मना कर रहे हैं। अब मना कर रहे हैं तो मिस्टर ए ऐसे तो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे सर मेरा तो रेवेन्यू का लॉस होगा। तो आरडब्ल्यूए यहाँ पर मिस्टर ए को कुछ पेमेंट करेगी, कुछ कंसिडरेशन देगी, ताकि मिस्टर ए को जो लॉस हो रहा है वो कॉम्पनसेट हो सके। तो यहां पर ये जो अमाउंट पे किया गया है ये क्यों पे किया गया है, ताकि मिस्टर ए काम ना करे। तो ये हो गया रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि यहां पर देखिए ये दोनों पार्टीज मिस्टर ए और आरडब्ल्यूए कहीं ना कहीं इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं, एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में, और कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो यहां पर क्या कहा गया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस बन जाएगा। टॉलरेट एंड एक्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए तो यहां पर आप किसी के एक्ट को बर्दाश्त कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखिए टिकट्स बुक करी लेकिन आप गए नहीं, तो वहां पर रेलवे या आपने अगर बाई एयर जाना था तो जो एयरलाइन से आपने टिकट बुक करी थी या बस से आपने टिकट बुक करी थी, आपके टिकट को कैंसिल करवाया तो कुछ कैंसिलेशन चार्जेस लेते हैं। तो आपके ना जाने की वजह से देखिए उन्होंने आपके एक्ट को टॉलरेट किया, ठीक है, तो वो सीट अब खाली जाएगी। इस वजह से जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले लिए जाते हैं वो आपका माना जाएगा। या फिर आपने सपोज लीज पे कोई प्लांट एंड मशीनरी ली थी और आपने जो लीज पीरियड डिसाइड हुआ था उससे पहले उसको टर्मिनेट कर दिया तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। आपने बैंक से लोन लिया, सपोज आपने कहा कि लोन आप 5 सालों में रीपे करोगे, अब आप अर्ली पेमेंट करना चाहते हो जिसकी वजह से बैंक को चार्जेस ले रहा है। तो ये सब क्या है, ये एग्जांपल है टॉलरेट एंड एक्ट के। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, यहां पर इन्हें भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। आप किसी काम को करने के लिए राजी हो जाते हो तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। टॉलरेट एंड एक्ट के अंदर एक और हमने एग्जांपल बहुत अच्छा पढ़ा था, क्या कि जैसे बड़ी दुकान वाले हैं, देखिए बड़ी दुकान के आगे छोटी दुकान वाले अपनी दुकान लगा लेते हैं, रेडी लगा लेते हैं फुटपाथ के ऊपर, ठीक है। तो बड़ी दुकान वाले छोटी दुकान वालों को बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो अपनी दुकान के आगे उन्हें लगाने दे रहे हैं, तो इसके लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं उनसे। तो ये भी गवर्नमेंट ने कहा सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। तो ये देखिए 3 आपके ये केसेस यहां पर निकल कर आए थे शेड्यूल 2 के अंदर। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दिया है, और वो क्या पॉइंट ऐड किया या मैं कहूं क्या क्लैरिफिकेशन दी है, क्योंकि यहां पर देखिए जो पॉइंट अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है उसके ऊपर भी यही सिचुएशन अराइज हो रही थी कि हम इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माने। अब वो क्या सिचुएशन अराइज हो रही थी और कौन सा वो केस है, तो वो मैं आपको बताता हूं, विद एग्जांपल हम समझेंगे। और ये है हमारा नो क्लेम बोनस के ऊपर। अब आप लोगों के लिए टर्म हो सकता है कि नहीं हो, पहली बार आपने सुना हो कि सर ये नो क्लेम बोनस होता क्या है। तो नो क्लेम बोनस को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो आपको समझ में आ गई तो नो क्लेम बोनस समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग यहां पर इमेज देख पा रहे होंगे, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर राम। अब सपोज मिस्टर राम ने इसमें से किसी भी एक कंपनी से इंश्योरेंस लिया, ठीक है जी। अब इन्होंने इंश्योरेंस लिया 10 सालों के लिए मान लेते हैं, ठीक है जी। और किस तरीके का इंश्योरेंस लिया, सर इन्होंने लिया हेल्थ इंश्योरेंस के आने वाले 10 सालों में अगर इन्हें किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हुआ इनको या इनकी फैमिली को, तो जो है कंपनी पे कर देगी। और कितने अमाउंट तक पे कर देगी, सर कंपनी इनको 10 लाख रुपए तक का, देखिए सपोज हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूं, आप लोग सोचोगे सर 1 करोड़ तक मिल जाता है आजकल, तो मैं 10 लाख लेके चल रहा हूं, ठीक है। 10 लाख तक का खर्चा बियर करेगी। इसके लिए मिस्टर राम को हर साल 10,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है जी, ₹10,000 पर एनम प्रीमियम। ये बात तय हो गई। अब सपोज होता क्या है कि 5 सालों का समय खत्म हो जाता है और मिस्टर ए ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट में कभी भी कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं किया, मतलब किसी भी प्रकार की इन्हें कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं आया इनको या इनकी फैमिली में, जिसकी वजह से इन्हें इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता। तो इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया और कंपनी ने इस चीज को देखते हुए क्या कहा, कंपनी ने कहा कि सर क्योंकि आपने देखिए अभी तक कुछ भी क्लेम नहीं किया है, तो जो आपका टाइम पीरियड बच गया रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए, हम आपका जो प्रीमियम है वो कर देते हैं 6,000 रुपए। कितना कर देते हैं प्रीमियम, 6,000 रुपए। तो अब आप जरा ध्यान से समझें, पहले प्रीमियम जा रहा था 10,000 रुपए, अब प्रीमियम जाएगा 6,000 रुपए। बेनिफिट कितना मिल गया मिस्टर राम को, 4,000 रुपए। तो ये जो 4,000 रुपए का बेनिफिट मिला है, इसी बेनिफिट को कहा जाता है नो क्लेम बोनस।
अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम नो क्लेम बोनस क्यों रखा गया, क्योंकि कोई क्लेम नहीं किया गया पॉलिसी के अगेंस्ट में, इसीलिए बोनस दे दिया गया। तो अब देखिए यहां पर इशू क्या राइज हुआ। ये तो कहानी थी नो क्लेम बोनस की, लेकिन इसका सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर और हमारी ये जो एंट्री है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट शेड्यूल 2 वाली, इससे क्या लिंक है। तो यहां पर इशू ये राइज हुआ, देखिए लॉ मेकर्स के सामने कि यहां पर यह कहा जाने लग गया था, इंटरप्रिटेशन ये निकाली जाने लग गई थी कि कंपनी ने जो ये 4,000 रुपए का नो क्लेम बोनस दिया है मिस्टर राम को, ये इसलिए दिया है क्योंकि मिस्टर राम ने कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं किया, इसीलिए मिस्टर राम ने कंपनी को यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस दी है। क्यों सप्लाई ऑफ सर्विस दी है या किस तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विस दी है, कोई भी अमाउंट क्लेम ना करके, तो इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए और ये जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। अब आप लोग लॉजिकली सोचें ये तो बिल्कुल गलत हो गया, भाई मिस्टर राम ने कंपनी को कोई सर्विस थोड़ी प्रोवाइड करी है। अगर आप ये कहोगे कि ये तो ये वाला केस हो गया सर, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कंपनी यहां पर ये बोनस इन्हें इसलिए दे रही है ताकि मिस्टर राम कोई भी अमाउंट क्लेम ना करें, तो ऐसा नहीं है। कंपनी यहां पर ये बोनस क्यों दे रही है, क्योंकि मिस्टर राम ने कोई अमाउंट क्लेम नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मिस्टर राम की इंटेंशन क्या थी यहां पर पॉलिसी लेने की, सर मिस्टर राम की इंटेंशन ये थी कि ये अपने आप को और अपनी फैमिली को इन फ्यूचर होने वाली अनसर्टिनिटीज से, हेल्थ इश्यूज से बचा सके, कवर कर सके, ताकि अगर कोई भारी खर्चा आए तो इंश्योरेंस कंपनी इनकी हेल्प कर सके। यहां पर यह सोचकर पॉलिसी थोड़ी ली गई थी कि हम पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ भी अमाउंट क्लेम नहीं करेंगे और हमें नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो यही चीज गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करी कि यहां पर जो पॉलिसी है वो इसलिए नहीं ली गई कि आप इसके ऊपर नो क्लेम बोनस क्लेम करो, पॉलिसी आपने अपने आप को बचाने के लिए ली थी एक्सपेंडिचर से, जो कि मेडिकल के ऊपर हो सकते थे। तो ये किसी भी प्रकार से सप्लाई ऑफ सर्विस का केस नहीं बनेगा। अब मैं आप लोगों के साथ देखिए इसको पढ़ता हूं और आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। देखिए, इफ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड डज नॉट मेक एनी क्लेम अगेंस्ट दैट पॉलिसी, देन द कंपनी विल reduce his or her premium amount for the remaining period of policy। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई। अगर एक पर्सन ने पॉलिसी ली है और उसने उसके अगेंस्ट में कुछ भी अमाउंट क्लेम नहीं किया तो कंपनी जो है प्रीमियम रिड्यूस कर देती है। दिस रिड्यूस्ड अमाउंट विल बी कॉल्ड एज नो क्लेम बोनस। जो अमाउंट आपका रिड्यूस हुआ है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ था, 4,000 रुपए का, तो ये 4,000 क्या है, नो क्लेम bonus। It can be presumed that the no claim bonus is given by the company is treated as a consideration paid to the customer for not claiming any amount against the policy earlier। यहां पर क्या इंटरप्रिटेशन निकाली जाने लग गई थी कि कंपनी ने जो ये नो क्लेम बोनस दिया है ये कंसिडरेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन तीनों ही पॉइंट्स के अंदर रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट के अंदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन। तो यहां पर क्या एग्जम्पशन, क्या चीज प्रिज्यूम करते थे, क्या इंटरप्रिटेशन निकालते थे, देखिए लॉ मेकर्स, कि इसका मतलब यह है कि कंपनी ने यहां पर ये जो अमाउंट पे करा है नो क्लेम बोनस का या फिर बेनिफिट प्रोवाइड किया है एक तरीके से, ये कंसिडरेशन है कंपनी की तरफ से पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि उसने पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ भी अमाउंट क्लेम नहीं किया। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है और यहां पर सप्लायर कौन है, वो व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस लिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बिल्कुल गलत हो गया और इस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से क्लैरिफाई किया, देखिए, सो इट इज क्लैरिफाई दैट नो क्लेम बोनस provided by the insurance company will not be considered as a consideration। जो नो क्लेम बोनस दिया गया है ये किसी भी प्रकार से कंसिडरेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द कस्टमर टू द इंश्योरेंस कंपनी। कस्टमर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज टू द इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि आप यहां पर एक बात और ध्यान से समझिए, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये वाला, तो यहां पर हमने क्या कहा था कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टीज देखिए लीगली बाउंड हो जाती हैं कि वो ये काम करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हमारे इस आरडब्ल्यू वाले एग्जांपल में, ये अब क्योंकि आरडब्ल्यू से पैसा ले रहे हैं तो ये बिल्डिंग बनाएंगे नहीं 8वें फ्लोर की, ये 7 फ्लोर तक ही बनाएंगे। लेकिन क्या यहां पर इस वाले एग्जांपल में अगर आप ध्यान से समझे, मिस्टर राम ने इसलिए देखिए ये नो क्लेम बोनस रिसीव करा क्योंकि इन्होंने अमाउंट जो है कंपनी से पहले ही इंटेंशनली ये डिसाइड कर रखा था कि सर मैं तो पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ क्लेम नहीं करूंगा। नहीं, ये तो मिस्टर राम की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मेडिकल एक्सपेंडिचर की, तो उन्होंने कुछ अमाउंट क्लेम नहीं करा। ठीक है जी, तो यही बात देखिए बताई गई है। इट इज नॉट सेड दैट दिस इज द केस एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट बिकॉज द कस्टमर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन। कस्टमर किसी भी प्रकार से किसी भी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं है कि वो देखिए पॉलिसी के अगेंस्ट में अमाउंट क्लेम ना करे।
ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो बात मैंने आपको नीचे बताई वही एग्जांपल की फॉर्म में देखिए यहाँ पर लिखी है। मिस्टर ए टेक्स द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 10 years फ्रॉम एबीसी हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹10,000 per annum. Mr. A did not make any claim in the first 5 years against the policy, and due to that, company reduced his premium amount to ₹6,000. Now this यहाँ पे करिए ₹4,000 will be called a no claim bonus. Now it is clarified that by law ₹4,000 will not be treated as consideration for Mr. A against which he did not use his policy and did not make any claim. किसी भी प्रकार से यहाँ पर इसे हम देखिए ये नहीं मानेंगे कि ये कंसिडरेशन है 4,000 रुपए का जो कंपनी ने दिया है नो क्लेम बोनस की फॉर्म में, और मिस्टर ए ने कंपनी को सर्विस सप्लाई करी है किस फॉर्म में, अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ भी अमाउंट क्लेम ना करके। अब एक छोटा सा डाउट देखिए आप लोगों के मन में यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जनरली देखिए बच्चों के मन में आ जाता है उत्सुकतावश ये कि सर अगर मान लो सपोज मिस्टर ए कंपनी से ये पहले ही डिसाइड कर लें कि मैं आपके पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ भी क्लेम नहीं करूंगा और बाद में मुझे आप बोनस दे देना, क्या ऐसा हो सकता है? तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, देखिए कोई व्यक्ति क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाता है? ताकि वो नो क्लेम बोनस क्लेम करे? नहीं, वो इसलिए लेता है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को हेल्थ इशू से जो खर्चा होगा उसके लिए कॉम्पनसेट कर सके। तो कभी भी ये चीज देखिए प्रैक्टिकली नहीं फॉलो की जाती कि हम इसलिए पॉलिसी ले लेते हैं ताकि नो क्लेम बोनस क्लेम करेंगे, वो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का इलॉजिकल क्वेश्चन मन में आए तो प्लीज उसको निकाल दीजिएगा। तो ये थी देखिए आपकी क्लैरिफिकेशन जो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में आई थी हमारे शेड्यूल 2 से रिलेट करती हुई, और पूरा पॉइंट क्या था वो मैंने आपको देखिए यहां पर बता दिया है। इस पॉइंट में एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट से रिलेट करती हुई। तो ये थी हमारी सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर की अमेंडमेंट। अब हम चलते हैं चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में जो आपकी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है और उसी से रिलेट करता हुआ पॉइंट एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर है। आइए देखते हैं उसे भी। तो देखिए हमारी नेक्स्ट अमेंडमेंट जो रिलेट करती है चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर से। अब पहले हम अमेंडमेंट देखें, इससे पहले जरूरी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि किस पॉइंट में अमेंडमेंट आई है उसको जरा रिकॉल कर लें। तो देखिए आपने एक पॉइंट पढ़ा था, एंट्री नंबर 5 हमारी क्या बात बता रही थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ये कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं देखिए या सप्लाई की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन टेरिटरी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसको, किसी बिजनेस एंटिटी को, तो गवर्नमेंट ने कहा था वो बिजनेस एंटिटी रिसिपेंट है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सप्लायर है, और बिजनेस एंटिटी की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर जो जितना भी जीएसटी का अमाउंट है वो सरकार को जमा करे। गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को देखिए यहां पर कंप्लायंस के बर्डन से मुक्त रखना चाहती है, लेकिन इसके अंदर देखिए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ अगर कुछ सर्विसेज दी गई हैं जैसे कि देखिए सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की, तो वो इसके अंदर नहीं आती, मतलब यहां पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने एंट्री नंबर 5A एक और इंसर्ट कर दी थी जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया गया था। देखिए सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। यानी कि यहां पर ये जो बातें बताई गई हैं इनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी आते हैं और ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं देखिए किसी बिजनेस एंटिटी को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा था। अब गवर्नमेंट ने देखिए इसके अंदर ऐड क्या किया या मैं कहूं अमेंडमेंट क्या आई है तो वो समझना जरूरी है। देखिए यहां पर, तो यहां पर जो आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ने देखिए इसकी जब एक्सप्लेनेशन दी थी तो कहा था द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑल्सो अप्लाई टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जिस तरीके से ये प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है बिल्कुल उसी तरीके से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी लगेगा। मतलब अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेस एंटिटी को तो वो भी कहां पर जाता है, वो भी सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। अब यहां पर अमेंडमेंट क्या आई है, अमेंडमेंट ये आई है कि गवर्नमेंट ने 2 और चीजों को इसके अंदर ऐड कर दिया है, दैट इज कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। मतलब अगर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल हो जाता है ये केस। अब किस तरीके से यहां पर अमेंडमेंट के थ्रू ये बात बताई गई है वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोगों को देखिए और अच्छे से ये चीज क्लियर
हो जाए। हम रीड भी करेंगे, देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है तो वो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है जी, तो देखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ बिजनेस एंटिटी शेल कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि रिसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट को आगे टैक्स पे करता है, कंप्लायंस का बर्डन रिसिपिएंट के ऊपर आ जाता है। और इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन थी, देखिए द प्रोविजन of reverse charge mechanism as applicable to central government, state government shall also apply to parliament and state legislature। ये बात पहले से बताई गई थी। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स को भी ऐड कर दिया गया है। अब मैं आपको इसके ऊपर का एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए कोर्ट्स के अंदर चेंबर्स होते हैं, वहां के जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए होते हैं। तो ये जो चेंबर्स होते हैं ये कोर्ट के पास होते हैं और कोर्ट देखिए इनको लीज पर या मैं कहूं रेंट पर अपने लॉयर्स को दे देता है। तो लॉयर्स इसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे करते होंगे कोर्ट को। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई कोर्ट के द्वारा, ये क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर जिस लॉयर को आपने ये चैम्बर अलॉट किया है वो इसके ऊपर जो टैक्स है आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। सेम वे देखिए कई बार आपका जो कोर्ट्स होते हैं इनके जो कैंपस होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाने होते हैं। कौन लगाता है टावर? मोबाइल कंपनीज लगाती हैं। पार्लियामेंट के पास देखिए कोई टावर लग रहा है जिसके लिए उन्होंने जमीन दी है। तो यहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस आपका क्या हुआ? कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गई। ठीक है जी, तो ये आपका देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। एग्जांपल अब रीड करते हैं। देखिए रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस बाय कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स टू द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर, रेंटिंग ऑफ चैम्बर्स टू लॉयर एक्सेट्रा। हियर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और लॉयर्स विल नीड टू पे द टैक्स बीइंग द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। कोर्ट ने लॉयर्स को चैम्बर अलॉट किए, लॉयर्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स। देखिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टावर लगाने के लिए स्पेस अलॉट किया, तो यहां पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन रिसिपिएंट कौन है? टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। वो आगे इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो ये थी आपकी अमेंडमेंट देखिए चार्ज अंडर जीएसटी से जो आई थी। और एमसीक्यू फॉर्म में हो या फिर देखिए फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए हमारी अमेंडमेंट है वो है एग्जेम्पशन चैप्टर से रिलेट करती हुई, और कहीं ना कहीं इसका देखिए लिंकेज जो है वो चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर से भी है। तो पहले मैं आपको चार्ज अंडर जीएसटी के साथ क्या लिंकेज है वो बताता हूं, फिर मैं आपको एग्जेम्पशन चैप्टर के ऊपर लेके चलता हूं। आपने एक एंट्री पढ़ी थी, सपोज मैं उसको एग्जाम्पल से फ्रेम कर देता हूं यहां पर ताकि आप समझ पाए। मिस्टर एक्स है ये और ये है मिस्टर वाई। ठीक है जी, मिस्टर वाई सर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑब्वियसली जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है। और मिस्टर एक्स के पास ये एक घर है, बहुत ही खूबसूरत सा घर है। ठीक है जी, और ये घर मिस्टर एक्स ने क्या करा? रेंट पे दे दिया मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई इसके लिए क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे, ऑब्वियसली सर, पे रेंट। और क्योंकि मिस्टर देखिए वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो गवर्नमेंट ने देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही एक एंट्री और ऐड कर दी थी। लास्ट अटेम्प्ट में आपने ये एंट्री पढ़ी थी क्या, कि अगर कोई पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे देता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आगे गवर्नमेंट को इस पर टैक्स पे करेगा। अब इस एंट्री में दिक्कत क्या थी? इस एंट्री में दिक्कत ये थी सर कि सपोज जो मिस्टर वाई है ये एक प्रोपराइटर है, ठीक है जी, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ले रखा है अपने बिजनेस को करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ भाई ने रहने के लिए घर भी चाहिए था, तो इन्होंने मिस्टर एक्स से घर ले लिया और ये घर अपना रहने के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस से इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता था। क्यों लग जाता था? क्योंकि मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन थे और ये इस घर का देखिए पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो पर्सनल कंजम्पशन की आइटम है, ठीक है जी, पर्सनल देखिए इसका यूज किया जा रहा है और उसको गवर्नमेंट देखिए टैक्सेबल कर देती थी, क्योंकि अगर ये अनरजिस्टर्ड होते तो इसके ऊपर इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वहां पे एग्जेम्पशन दी थी। ठीक है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देखिए रेंट पे वो ले रहा है तो किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं पे करना होता, वो एग्जेम्प्ट है स्पेसिफिकली, ना ही सप्लायर उस पर कलेक्ट करेगा ना ही रिसिपिएंट आरसीएम में पे करेगा। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा यार सिर्फ क्योंकि ये प्रोपराइटर है और इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उस एग्जेम्पशन का बेनिफिट इनको नहीं मिल पा रहा। ठीक है जी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी के पास देखिए रहने के लिए कम से कम घर तो हो। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने समझा और देखिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर इस एंट्री के ऊपर जो देखिए ये बात आ रही थी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने की वजह से आरसीएम लग रहा था क्योंकि मिस्टर वाई एक प्रोपराइटर थे, इसको समझा और किस तरीके से क्लैरिफाई किया वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर अब डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए क्या बात बताई गवर्नमेंट ने, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, बट इफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देन इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
वैसे तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेंट पे दे रहे हो रेजिडेंस के लिए किसी पर्सन को तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो आरसीएम लग जाता। अब यहां पर देखिए दिक्कत क्या थी, हियर इट कैन बी प्रिज्यूम दैट इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्रोप्राइटर एंड रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज टेकन इवन फॉर रेजिडेंस देन आल्सो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन दैट। भाई अगर कोई प्रोप्राइटर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा है, प्रोप्राइटरशिप है उसके पास अपनी, ठीक है जी, खुद ही बिजनेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर भी हमें एग्जेम्पशन देनी चाहिए। और किस तरीके से देखिए चीजों को क्लैरिफाई किया, देखिए क्या कहा, द रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्रोप्राइटर एंड रेंट्स द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अगर उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ली है फॉर यूज एज हिज ओन रेजिडेंस, अपने खुद के रहने के लिए, एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट फॉर द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। उसने जो ये देखिए रेंटिंग की सर्विसेज ली है, घर किराए पे लिया है, पहली बात तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए, दूसरी बात उसके अपने कंजम्पशन के लिए, मतलब रहने, उसके अपने देखिए पर्सनल कैपेसिटी में ली गई हो, रहने के लिए ली गई हो, और किसी भी प्रकार से कोई उसका लिंक ना हो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से, मतलब आप वहां से बिजनेस नहीं करोगे। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होती थी इसके अंदर, दिक्कत ये होती थी कि सपोज कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो घर किराए पे ले लेता था, उसी के अंदर उसने अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती थी, लोगों ने देखिए पढ़ाना शुरू कर दिया अपने घरों के अंदर से, तो गवर्नमेंट ने कहा यार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रखा है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है इनके पास और वहीं से बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, तो जीएसटी लगा दो। तो उस चीज को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया और कहा कि अगर कोई प्रोप्राइटर कंसर्न है, देखिए प्रोप्राइटरशिप है उसके पास अपनी और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग उसने रेंट पे ली है और किसी भी प्रकार से कोई प्रोप्राइटरशिप से उसका लिंक नहीं है, अपने नाम पर ली गई है, रहने के लिए ली गई है, तो भी हम उसको एग्जेम्पशन दे देंगे। देन इट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट एंड इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो एक दिक्कत आ रही थी देखिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने की वजह से, जिस व्यक्ति ने एक्चुअल में घर रहने के लिए लिया है, बिजनेस से कोई लिंक नहीं है उसका, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ इसको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और देखिए यहां पर जो एग्जेम्पशन दी गई थी उसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन ऐड कर दी गई। तो ये थी देखिए आपकी क्लैरिफिकेशन जो एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आई थी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन की तरफ, या मैं कहूं उस पॉइंट की तरफ जहां पर पहले गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी थी और अब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली है। क्या है वो अमेंडमेंट? सर टोल चार्जेस से रिलेट करती हुई आपकी ये अमेंडमेंट है। देखिए आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी रोड का, ब्रिज का यूज कर रहे हो जिसके लिए आप टोल की पेमेंट करते हो, टोल चार्जेस पे करते हो, तो आपने टोल चार्जेस चाहे एन्युटी की फॉर्म में पे करे हो या जिस टाइम पे देखिए आप उस ब्रिज पर या टोल पे गए हो उसी टाइम पे आपने टोल पेमेंट करी और आपने उस रोड का या ब्रिज का यूज किया, तो भी वो एग्जेम्प्ट था। गवर्नमेंट टोल चार्जेस के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करती थी। अब गवर्नमेंट ने यहां पर देखिए चीज अमेंड करी, क्या कहा कि अगर आप देखिए जो एक्सेस कर रहे हो रोड या ब्रिज, इसके लिए जो पेमेंट कर रहे हो एन्युटी की फॉर्म में कर रहे हो, तो पूरी तरीके से वो टैक्सेबल है। पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। अब सर एन्युटी की मदद से कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे होगे अगर आपने एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी है। एन्युटी का मतलब ये है कि आपने पास बनवा लिया, आपको पता है कि रोज आपको देखिए टोल पड़ेगा रास्ते में और आपको रोज यहां से आना जाना है, तो आप मंथली पास बनवा लेते हो, वीकली पास बनवा लेते हो, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली पास बनवा लेते हो। इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा जो व्यक्ति यार पास बनवा रहा है उसके पास पैसा है थोड़ा बहुत, तभी तो पास बनवा रहा है, ठीक है ना, और वो डेली बेसिस पे आएगा जाएगा, तो इससे थोड़ा टैक्स भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो एन्युटी की फॉर्म में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। एन्युटी की फॉर्म में पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, जैसा कि पहले भी हुआ करता था। तो पहले दोनों तरीके से एग्जेम्पशन थी, एन्युटी की फॉर्म में पेमेंट करो या जिस टाइम आप टोल यूज करो, जिस टाइम आप देखिए रोड या ब्रिज का यूज कर रहे हो उस टाइम पे टोल पे कर रहे हो तब भी एग्जाम था। अब एन्युटी वाली जो एग्जामेशन थी उसको विड्रॉ कर लिया है। वेरी सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लैरिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन किस बारे में बात कर रही है? सर ये बात करती है एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर। अब क्या बात बताई गई थी एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर, जरा ध्यान से समझिए। देखिए हमने एजुकेशनल सर्विसेज का जब पॉइंट पढ़ा था तो वहां पर एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं? सर जितने भी आपके स्कूल्स होते हैं वो आते हैं, प्री स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है जी। इसके साथ साथ जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वो भी आते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट जैसे कि आपका आईटीआई हो गया, वो भी आते हैं, आंगनवाड़ीज भी आपकी आती हैं। तो इनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज अपने देखिए फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, स्टाफ को एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। इसी के साथ साथ आपने देखिए एक बात और पढ़ी थी कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ एंट्रेंस फीस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट था। अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या थी और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस चीज को क्लैरिफाई किया। देखिए कुछ गवर्नमेंट के बोर्ड्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, बॉडीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप की होती हैं, क्यों? ताकि वो
एग्जाम कंडक्ट करवा सकें, एंट्रेंस एग्जाम। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है आपकी, इनका काम क्या है, इनका देखिए जेई के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम है ये भी कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के एग्जाम्स हैं जो देखिए ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। अब इसके लिए ये कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं कंसिडरेशन की फॉर्म में, एंट्रेंस फीस के नाम पर, ताकि ये एग्जाम कंडक्ट करवा सके। भाई एग्जाम कंडक्ट करवाओगे आप तो आपको देखिए कैंपस चाहिए, पेपर प्रिंट करवाने होंगे, इन्विजिलेटर अपॉइंट करने होंगे, तो काफी सारे खर्चे भी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरीके की जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सर्विस के लिए इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, और ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं इसके ऊपर ये किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? अब मैं आपके साथ पढ़ता हूं इसको, देखिए क्या बात बताई गई है, क्लैरिफिकेशन किस तरीके से आई। एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बॉडी हो जो कि सेटअप किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर ये अपनी देखिए प्रोवाइड करती है सर्विसेज, अपनी सेवाएं प्रदान करती है, किस तरीके से, बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, और क्यों एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ताकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सके बच्चे को। तो देखिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, शेल बी एग्जेम्प्ट एंड सच अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी, जो अथॉरिटी, बॉडी, बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो क्या कंसिडर की जाएगी, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसिडर की जाएगी, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को करवाने के पर्पस से, मतलब सिर्फ इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं वो, इसीलिए इसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो वो फिर जीएसटी के दायरे में आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी बोर्ड के द्वारा, और ऐसा नहीं है कि ये अथॉरिटी, बोर्ड या बॉडी किसी की भी हो, नहीं, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है ये किसने करी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी या अथॉरिटी होनी चाहिए, और ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ताकि बच्चों को एडमिशन मिल सके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। कंडीशन सारी समझ लीजिए। पहली बात, अथॉरिटी, बॉडी, बोर्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है जी, वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए। किस लिए एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं, ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सके। तो इस एग्जाम कंडक्ट करवाने के पर्पज से उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। इसके अलावा बाकी सर्विसेज पर एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। बड़ी ही सिंपल सी आपकी ये देखिए अमेंडमेंट थी, क्लैरिफिकेशन थी जो कि आई। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट देखिए क्लैरिफिकेशन है, ये भी काफी सिंपल है, और क्या बात बताई गई है इसके अंदर वो हम यहां पर रीड करते हैं। देखिए भाई, तो फोर्थ पॉइंट में देखिए गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर देखिए एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, पैरामिलिट्री के, पुलिस फोर्सेस के जो जवान होते हैं इनको रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम ऑफिसर मेस भी कहते हैं, ठीक है ना। मेस का मतलब देखिए सिर्फ कैंटीन नहीं होता है, मेस का मतलब ऐसा एरिया होता है जहां पर देखिए जो आर्मी के, मिलिट्री के, पैरामिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये रहते हैं, जहां पर ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, उस इलाके को भी हम मेस कहते हैं। तो ये जो देखिए इलाका गवर्नमेंट ने जहां पर घर बना के दिए इनको रहने के लिए, यहां पर गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये सर्विस प्रोवाइड जो की जा रही है ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो यही बात लिखी गई है, रीड करके देखते हैं। देखिए क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑन जीएसटी अकोमोडेशन सर्विसेज। देखिए अकोमोडेशन की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किसको प्रोवाइड की जा रही है, देखिए सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेस to its personnel। देखिए services provided by central government, state government, union territory, local authority to any person other than business entity are exempt। एंट्री नंबर 6 में ये बात आपने पढ़ी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन क्या दी है कि देखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेस सच एज आर्मी मेस, नेवी मेस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्स मेस टू देयर पर्सनल और एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी आर एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी पर्सन को दे रही है, जैसे कि यहां पर आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स की बात बताई गई, या इसके अलावा किसी भी पर्सन को, ठीक है। कौन सी सर्विस, अकोमोडेशन की सर्विस, मतलब गवर्नमेंट घर दे रही है रहने के लिए। देखिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं इनको भी सरकार जो है घर देती है, जितने भी आपके गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं इनको भी घर मिलते हैं सरकार की तरफ से। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ इतना जाते हैं कि यार घर भी सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से घर मिल जाएगा, और गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ही जो रहने की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है।
है, प्रोवाइडेड द सर्विसेज सप्लाइड बाय सच मेस qualify to be considered as services supplied by central government, state government, union territory और local authority। क्या बात बताई जा रही है कि यहाँ पर ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होना चाहिए और गवर्नमेंट यहाँ पर जो स्पेसिफाइड पर्सन है उन्हीं को ये सर्विस प्रोवाइड करे। अगर किसी बिजनेस एंटिटी को देखिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, तो फिर वहां पे जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये थी देखिए आपकी सारी अमेंडमेंट जो एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आई थी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की अमेंडमेंट की तरफ। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए ताकि देखने में आसानी हो। तो देखिए जो नेक्स्ट हमारी यहाँ पर आप अमेंडमेंट देख रहे हो ये आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। सप्लाई एंड जीएसटी चैप्टर में देखिए आपने एक पॉइंट पढ़ा था नो क्लेम बोनस वाला, उसी से रिलेट करती हुई ये अमेंडमेंट है और इसको समझने के लिए आपको डिस्काउंट के टॉपिक को रिकॉल करना होगा। आपने जब वैल्यू सप्लाई चैप्टर पढ़ा था सेक्शन 15 के अंदर तो हमने डिस्काउंट के बारे में क्या बात पढ़ी थी सर? हमने पढ़ा था कि जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ही हम जीएसटी चार्ज करते हैं, तो डिस्काउंट भी आता है और अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई दिया गया था विच आर ऑल्सो शोन ऑन द इनवॉइस देन इट shall be reduced while determining value of supply। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दोगे और जो बचा हुआ देखिए अमाउंट होगा उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट यहां पर नो क्लेम बोनस के रिस्पेक्ट में भी बताया जा रहा है। नो क्लेम बोनस के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने कहा देखिए कि अगर कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी इशू करते टाइम ये बात पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पे मेंशन कर दी कि इन फ्यूचर हम आपको नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करेंगे और ये चीज इनवॉइस पर भी मेंशन है, इंश्योरेंस कंपनी ने जो इनवॉइस इशू किया था, तो आप देखिए जब कंपनी नो क्लेम बोनस देगी तो प्रीमियम के अमाउंट में से नो क्लेम बोनस को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज करोगे। लेकिन अगर पॉलिसी इशू करते टाइम पर कंपनी ने नो क्लेम बोनस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही इनवॉइस पर मेंशन किया, तो आप नो क्लेम बोनस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, फुल वैल्यू पर जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल वही बात जो देखिए आपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ी थी, जहां पर हमने क्या कहा था कि सर अगर कंपनी नो क्लेम बोनस प्रोवाइड कर रही है तो हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि जो इंश्योर्ड पर्सन है या जो कस्टमर है उसने नो क्लेम बोनस क्लेम करने के लिए जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और वो यहां पर देखिए क्लेम ना करके कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं माना गया था। तभी हमने देखिए इसे क्लैरिफाई किया था। वहां पर क्लैरिफिकेशन के अंदर क्या बात पड़ी थी कि एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के अंदर ये नहीं आता और इसे सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल वहीं से मिलती जुलती बात देखिए यहां पर आई है। अब हम रीड करते हैं तो देखिए डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच इज शोन इन द टैक्स इनवॉइस इज सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट को आपको माइनस करना होता है। उसी तरह देखिए सेम वे इफ द नो क्लेम बोनस इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड कस्टमर एंड इट इज डिस्क्लोज्ड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एंड ऑल्सो ऑन द टैक्स इनवॉइस देन जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आफ्टर डिडक्टिंग दी नो क्लेम बोनस। देखिए जो जीएसटी चार्ज करना है आपको प्रीमियम अमाउंट में से नो क्लेम बोनस करने माइनस करने के बात करना है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द नो क्लेम बोनस ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट देन जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द टोटल प्रीमियम दैट इज बिफोर डिडक्टिंग दी नो क्लेम बोनस। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको देखिए जो जीएसटी का अमाउंट चार्ज करना है वो पूरे प्रीमियम के ऊपर करना है। और मैं आपको रिकॉल कराया था, हमने जो एग्जाम्पल देखिए पीछे पढ़ा था इस तरीके का आपने एग्जाम्पल देखा था। मिस्टर राम 10,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे, कंपनी ने इन्हें आई थिंक 4,000 रुपए का नो क्लेम बोनस दिया था, तो हमने क्या कहा था कि 6,000 रुपए का प्रीमियम बच गया। तो अगर देखिए इसके बारे में मेंशन थी बात पहले से ही, कहां पर मेंशन होगी? पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पर और टैक्स इनवॉइस पे, तो आप 6,000 पर जीएसटी चार्ज करो, ठीक। लेकिन अगर ये बात मेंशन नहीं थी और कंपनी ने बाद में दे दिया तो पूरे 10,000 पर जीएसटी जो है मिस्टर राम को पे करना होगा। बहुत ही सिंपल सी देखिए आपकी ये अमेंडमेंट थी जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से डील करती थी। और नो क्लेम बोनस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की अमेंडमेंट की तरफ जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से। आइए तो देखिए क्या बात बताई जा रही है हमारे इस चैप्टर की अमेंडमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया है, देखिए रूल 37A। और इस रूल को इंसर्ट करने के पीछे कारण गवर्नमेंट का बस इतना सही है कि गवर्नमेंट देखिए नहीं चाहती कि गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया जाए किसी पर्सन के द्वारा या उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। और आप लोगों ने ऑलरेडी देखिए लास्ट अमेंडमेंट अटेम्प्ट में भी ये बात देखी थी कि एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया था सेक्शन 16 के अंदर, क्लॉज बी है। और गवर्नमेंट हमेशा से ही देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट रहती है ताकि गलत तरीके से इसका कोई अवेलमेंट या यूटिलाइजेशन ना हो। तो इससे पहले कि मैं आपको अमेंडमेंट समझाऊं ये अमेंडमेंट क्यों आई, इसका हम एक जरा बेसिक सा ब्रीफ ले लेते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, एक बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक जी, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने प्रोवाइड करी
सप्लाइज, ठीक जी, और इनका नाम है मिस पी, ठीक जी। ये क्या करेंगी सर, ये करेंगी पेमेंट इन सप्लाइज के अगेंस्ट में, ठीक जी। इस पेमेंट में दो हिस्से होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये बात। एक तो होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक होता है जीएसटी का पोर्शन। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, जो जीएसटी इनको मिलता है ये तो ये चला जाता है सरकार के पास, ठीक है जी, और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है ये अपने पास रख लेते हैं, यही होता है। अब देखिए होता क्या था यहां पर, ये जो सप्लायर है ये अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, ठीक जी, जीएसटीआर 1, और मिस पी की जीएसटीआर 2B के अंदर जो है क्रेडिट आ जाता है, ठीक जी। और मिस पी जब अपनी टैक्स पेमेंट करती हैं, यानी कि जब ये अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगी, तो जो है इन्हें इसका क्रेडिट जो इन्हें जीएसटीआर 2B में दिख रहा है वो पूरा पूरा मिल जाता था। लेकिन मिस्टर एक्स क्या करते हैं कि सपोज इन्होंने यहां से पेमेंट तो ले ली, लेकिन ये जो जीएसटी का अमाउंट सरकार के पास जाना था, ना ही ये जीएसटी का अमाउंट सरकार के पास गया, और ना ही मिस्टर एक्स ने अपनी जीएसटीआर 3B जो कि मेन रिटर्न है वो फाइल करी। अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्रेडिट मिल गया, इस पर्सन के पास पेमेंट भी आ गई, सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंचा, तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने कहा हम यहां पर रिसिपिएंट को पकड़ेंगे, ठीक है जी, हम यहां पर रिसिपिएंट को पकड़ेंगे और इसका क्रेडिट रोक देंगे। और इसका क्रेडिट जब रुकेगा तब ये फोर्स करेगा मिस्टर एक्स को कि सर आप आगे अपनी रिटर्न्स भरिए, वरना मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो है आगे सरकार को अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। अब किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए लॉ फ्रेम किया वो मैं बताता हूं। और देखिए यहां पर तो मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिया है कि मिस्टर एक्स और मिस पी ये दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन जो मेन मेन जो रीजन है इस लॉ को लाने के पीछे वो दूसरा कारण है, एक और छोटा सा जो मैं आपको ही बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि अब लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा हमारी अमेंडमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सप्लायर ने नए रूल 37A की मदद से अगर सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, या फिर अगर उसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी थी और उसने आईएफएफ का यूज किया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो हमने कहां पढ़ी है, जी हां रिटर्न चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है, और उसने देखिए जीएसटीआर 1 या आईएफएफ की मदद से जो है अपना इनवॉइस का डेटा अपलोड कर दिया, और जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटीआर 2B के अंदर क्रेडिट मिल गया, और उसने जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी तो इस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर लिया। लेकिन दिक्कत ये आई कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की मदद से डेटा तो अपलोड कर दिया इनवॉइस का, लेकिन अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, ठीक है। ये बात लिखिए पैराग्राफ नंबर 2 में, पढ़ के देखिए। प्रॉब्लम इज दैट सप्लायर विल फाइल हिज जीएसटीआर 1/IFF थ्रू विच क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट, बट द सप्लायर डिड नॉट फाइल हिज जीएसटीआर 3B एंड नॉट पेड द टैक्स टू दी गवर्नमेंट। उसने सरकार को टैक्स की पेमेंट नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी थी। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया, रूल 37A, और इस रूल में क्या बात बताई गई बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाई चांसेस देखिए कि यहां से आपको एग्जाम में कुछ देखने को मिल जाए। गवर्नमेंट ने कहा इफ द सप्लायर डज नॉट फर्निश हिज जीएसटीआर 3B टिल 30th September ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B कब तक नहीं फाइल करी, 30th September ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, तो हम क्या करेंगे, देन the said amount of credit taken by the recipient shall be reversed by the recipient on or before 30th November of next financial year। जो recipient है जितना भी क्रेडिट उसने क्लेम किया था उसे रिवर्स करना पड़ेगा 30th November of next financial year तक। देखिए ड्यूरिंग विच सच ITC हैज बीन टेकन, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ITC क्लेम किया है। एक एग्जांपल भी देखिए इसके ऊपर लिया गया है, वो मैं आपको भी रीड करवा दूंगा, घबराइए मत, पहले लॉ समझ लीजिए। इसके साथ साथ देखिए अगर रिसिपिएंट ऐसा नहीं करता, however where said amount of ITC is not so reversed by the recipient, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50। section 50 के अंदर हमें इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है, और इंटरेस्ट का रेट कितना है यहाँ पर 18% पर एनम। तो अगर 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक रिसिपिएंट ने ये क्रेडिट रिवर्स नहीं किया
तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम देखिए इंटरेस्ट भी ले लेंगे। तो लॉ ने क्या बात बताई कि 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक सप्लायर को अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देनी है, और अगर उसने फाइल नहीं करी तो जितना भी क्रेडिट देखिए रिसीपेंट ने लिया है वो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल, मतलब एक महीने का टाइम पीरियड यहां पर और दिया गवर्नमेंट ने रिसीपेंट को कि आप यहां पर क्रेडिट जो है वो रिवर्स कर दो, अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट भी हम आपसे लेंगे। फर्दर वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। भाई सपोज 30 सितंबर तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी सप्लायर ने, ठीक है जी, आपने क्रेडिट रिवर्स कर दिया, लेकिन अब सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो यहां पर दोबारा से गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे देगी। देखिए, फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द सेड टैक्स पीरियड, द रिसिपिएंट में रीअवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। रिसिपिएंट जो है वो देखिए क्रेडिट दोबारा से क्लेम कर सकता है। अब जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया जिसमें दो अलग अलग पर्सन है, इस तरीके के केसेस में ऐसा बहुत कम होता था कि सप्लायर जो है आगे से पेमेंट लेने के बाद गवर्नमेंट को जो है टैक्स की पेमेंट ना करे या रिटर्न फाइल नहीं करे। ये जो सिचुएशन होती थी ये कब अराइज होती थी मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिए। सपोज मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, मिस्टर एक्स की दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ए लिमिटेड, ठीक जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है बी लिमिटेड, दोनों ही जीएसटी के अंदर रजिस्टर है। अब देखिए होता क्या था कि यहां पर ए लिमिटेड से सप्लाईज जाती थी बी लिमिटेड के पास और यहां से कोई पेमेंट नहीं जाती थी, नो पेमेंट। और ये जो सप्लाईज दिखाई जाती थी ये सिर्फ इसलिए दिखाई जाती थी ताकि बी लिमिटेड कैन अवेल आईटीसी, यानी कि ये किस तरीके का आईटीसी था, अगेंस्ट फेक सप्लाईज। तो इस तरीके की सिचुएशंस बहुत ज्यादा होने लग गई थी जहां पर एक ही पर्सन देखिए दो जीएसटी नंबर ले लेता था अलग अलग बिजनेसेस के नाम पर, और एक जगह से सप्लाईज दूसरी जगह की जाती थी सिर्फ आईटीसी लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर नहीं रही है, सिर्फ फेक इनवॉइसेस इशू करने के लिए आपने इसे बना दिया है, ठीक है जी, और यहां से आप क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यहां से पेमेंट नहीं आ रही है आपको, इसका मतलब फेक इनवॉइसेस इशू किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इसका क्रेडिट भी रोक देते हैं, और जब क्रेडिट रुकेगा तो आपको चीजें सही करनी पड़ेंगी। तो ये है वो देखिए मेन रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया, नए रूल को 37A को, जो कि आपने मेरे साथ यहां पर देखा। बहुत जरूरी चीज समझने वाली कि आपके पास देखिए वैसे कितने दिन का टाइम पीरियड होता है रिसिपेंट के पास पेमेंट करने के लिए, 180 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई रिसिपेंट ने पेमेंट करी या ना करी ये हमें नहीं पता, हमें तो सप्लायर को देखना है। अगर सप्लायर ने अपनी रिटर्न 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक फाइल नहीं करी तो 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक रिसिपेंट को क्रेडिट रिवर्स करना है, और नहीं किया रिसिपेंट ने अगर देखिए स्पेसिफाइड डेट तक तो जो है उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब बड़ा ही सिंपल सा देखिए इसके ऊपर एग्जांपल लिया गया है ताकि आप इन चीजों को और अच्छे से समझ सकें। उस एग्जांपल को भी रीड कर लेते हैं ताकि और आसानी रहे। तो देखिए क्या बात बताई जा रही है एग्जांपल में, मिस्टर ए सप्लाइज सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में कुछ गुड्स इन्होंने सप्लाई करे इन द फाइनेंशियल ईयर 20X1X2, फाइनेंशियल ईयर X1X2 में, ठीक, टू मिस्टर बी एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन दैट इज ₹18,000, और इसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट था वो सपोज 18,000 रुपए था। मिस्टर ए फाइल्स हिज GSTR1/IFF फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 11th सितंबर। तो देखिए मिस्टर ए ने 11th सितंबर को अपनी GSTR1 फाइल कर दी, एंड मिस्टर बी विल गेट द क्रेडिट ऑफ ₹18,000 एंड यूज इट व्हाइल फाइलिंग हिज GSTR3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मिस्टर बी ने, जो कि यहाँ पर रिसिपिएंट है, देखिए अपनी GSTR3B फाइल करी क्योंकि उनकी 2B में क्रेडिट आ गया था और उन्होंने क्रेडिट क्लेम कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, नाउ मिस्टर ए डिड नॉट फाइल हिज GSTR3B फॉर द मंथ फॉर द अगस्त मंथ टिल 30 सितंबर 20X2। अब देखिए X1X2 फाइनेंशियल ईयर के बाद जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, X2 X3, और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि 30 सितंबर 20X2 तक यहां पर मिस्टर ए को अपनी GSTR3B फाइल करनी है। और देखिए क्लियरली लिख दिया गया कि मिस्टर ए ने GSTR3B फाइल नहीं करी इस डेट तक। अब क्या होगा, अकॉर्डिंगली टू रूल 37A मिस्टर बी नीड्स टू रिवर्स द अमाउंट ऑफ ₹18,000 टिल 30 नवंबर 20X2। तो एक महीने का टाइम पीरियड मिल गया यहाँ पर मिस्टर बी को, जो कि रिसिपेंट है, कि वो इस क्रेडिट को रिवर्स करे। इन अदर वर्ड्स दिस 18,000 विल बी एडेड इन मिस्टर बीज लाइबिलिटी। मिस्टर बी की लाइबिलिटी में देखिए ये 18,000 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। और अगर देखिए ऐसा नहीं करते हैं, इफ मिस्टर बी शैल नॉट रिवर्स द क्रेडिट इन दैट केस
He also need to pay interest on 18,000 according to section 50. Once the return is filed by Mr. A, then credit reclaim by Mr. B. अगर ऐसा नहीं करेंगे मिस्टर बी तो देखिए उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना होगा सेक्शन 50 के हिसाब से, और जब मिस्टर ए या कि सप्लायर है अपनी देखिए ये रिटर्न फाइल कर देंगे GSTR 3B तो दोबारा से मिस्टर ए को क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा और देखिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया रूल 37A की मदद से, और आप इसको देखिए एक लाइन में किस तरीके से कह सकते हैं कि सप्लायर की गलती की सजा रिसिपिएंट को दी जा रही है। रिसिपिएंट से गवर्नमेंट कह रही है कि आप हैं वो आदमी जो क्रेडिट ले रहा है और हमें तो टैक्स मिला नहीं। और सेक्शन 16 में भी देखिए हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि जो आप क्रेडिट ले रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट बनता है वो सप्लायर जो है सरकार को पे कर दे तभी क्रेडिट दिया जाएगा, जिसमें हमने बेसिक कंडीशन क्या पढ़ी थी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है ना, सप्लाइज हो, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो आपके पास। तो उसी तरीके से देखिए एक नया रूल गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया और यहाँ पर क्रेडिट लेने के देखिए सिचुएशंस को किस तरीके से और स्ट्रिक्ट किया गया। अब हम चलते हैं रूल 37 के अंदर आई एक छोटी सी नई और अमेंडमेंट या फिर कहूं मैं क्लैरिफिकेशन के ऊपर। आइए ध्यान से पढ़ते हैं क्या बात बताई गई है यहाँ पर। तो इससे पहले देखिए हम लोग अमेंडमेंट की तरफ चले, पहले रूल 37 रिकॉल कर लेते हैं। रूल 37 क्या कहता है, मैंने अभी भी आपको बताया भी कि सप्लायर देखिए सप्लाइज प्रोवाइड कर रहा है रिसिपिएंट को और रिसिपिएंट को पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट को गवर्नमेंट ने देखिए कहा है कि आप मैक्सिमम 180 डेज में पेमेंट करेंगे, और अगर आपने 180 दिनों में पेमेंट नहीं करी तो रिसिपिएंट का गवर्नमेंट देखिए क्रेडिट रिवर्स करवा लेती थी, ठीक है जी, और वहां पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता था सेक्शन 50 के हिसाब से। लेकिन इस रूल में एक छोटी सी देखिए दिक्कत थी या मैं कहूँ खामी थी, वो क्या थी कि सपोज आपने जो ऊपर एग्जांपल देखा, जैसे कि वहां पर हमने देखा था कि 18,000 रुपए की टैक्स की पेमेंट करनी थी, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाईज थी यहाँ पर वो 1 लाख रुपए थी, जीएसटी का रेट 18% था, टोटल 1,18,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, ठीक जी। ये हम सिचुएशन लेके चलते हैं। अब सपोज जो रिसिपिएंट है उसने पार्टली अमाउंट पे करा, सपोज उसने 50,000 और इसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट 9,000 रुपए, 59,000 रुपीज सपोज उसने पे कर दिया, ठीक जी। बचा हुआ 59,000 अभी उसने पे नहीं करा है, किसी कारण से वो पे नहीं कर पा रहा, अब 180 दिनों का समय खत्म हो गया। तो यहां पर देखिए क्रेडिट तो उसे पूरा 1,18,000 रुपए का क्रेडिट तो उसे पूरा देखिए 18,000 रुपए का मिल जाता है, लेकिन जब पेमेंट आप नहीं करते हो तो गवर्नमेंट ये पूरा 18,000 रुपए का क्रेडिट आपसे रिवर्स करवा लेती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा यार यहाँ पर पार्टली पेमेंट तो कर दी है सप्लायर ने, रिसिपिएंट ने, तो हम क्रेडिट भी पूरा क्यों रिवर्स करवाएं, क्रेडिट भी हमें पार्टली ही रिवर्स करवाना चाहिए था। हो सकता है कि ये जेन्युइन पर्सन हो और इसके पास अभी फाइनेंशियल क्रंच हो जिसकी वजह से ये नहीं पे कर पा रहा है, तो यहां पर हमें इसे देखिए पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो रिवर्स नहीं करवाना चाहिए। जितनी पेमेंट इसने कर दी है उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट दे देना चाहिए, और जितनी पेमेंट नहीं की गई है उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट रिवर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट तो उन्होंने पूरा ले लिया होगा, GSTR 1 सप्लायर ने अपनी फाइल कर दी होगी और रिसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया होगा GSTR 2B की मदद से वाइल फाइलिंग थी GSTR 3B, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो इसी चीज को गवर्नमेंट ने समझा और कहा कि जी हाँ अब हम पार्टली देखिए यहाँ पर रिवर्सल करेंगे, पूरा रिवर्सल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको लॉ बताया गया है, रूल 37, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव टू मेक द पेमेंट अलॉन्ग विद टैक्स विद इन 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, but if the recipient avail the credit on that supplies fail to make the payment to the supplier along with tax within 180 days, recipient shall pay the amount equal to the credit taken on such supplies along with interest under section 50 while furnishing his GSTR 3B for the tax period expiring after 180 days। ठीक है जी, तो पूरा का पूरा देखिए आपका क्रेडिट रिवर्स कर दिया गया, आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देते हैं, आपको सरकार को पे करना पड़ता है। तो दिक्कत क्या थी यहाँ पर, now there is a problem in a old law, which is if the recipient makes the partial payment then also the whole amount of credit taken shall be reversed। आपने अगर partially पेमेंट करी है मतलब पूरी पेमेंट नहीं करी तो भी पूरा का पूरा क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाएगा। To remove this issue law has been amended and the new law is as follows। गवर्नमेंट ने लॉ को अमेंड किया और नया लॉ देखिए किस तरीके से बनाया गया। The registered person must pay the supplier the value of supplies along with tax within 180 days। आपको 180 दिनों में पेमेंट करने हैं, कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। हाउएवर इफ द रिसिपिएंट फेल्स टू मेक द पेमेंट वेदर होली और पार्टली अलोंग विद टैक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, पूरी तरीके से आपने पेमेंट नहीं करी या पार्टली पेमेंट नहीं कर पाए आप, पार्टली पेमेंट आपने करी पार्टली नहीं करी विद इन 180 डेज, तो देखिए शेल पे और रिवर्स द अमाउंट ऑफ ITC दैट इज अवेल्ड
प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर गवर्नमेंट ने ये बताई है, और गवर्नमेंट ने इस दिक्कत को समझा कि यार अगर फाइनेंशियल क्रंच है किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर और हम पूरा क्रेडिट रिवर्स करवा लें तो उसके ऊपर तो डबल बर्डन हो जाएगा। तो हम यहां पर प्रोपोर्शनेट रिवर्सल का कॉन्सेप्ट लाते हैं। देखिए अवेल प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड, कितना आईटीसी रिवर्स करवाएंगे, जितना देखिए प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं की गई, along with interest under section 50 while furnishing the written inform GSTR3B for the tax period after 180 days। तो बहुत ही सरल अक्षरों में देखिए the whole amount of ITC which is reversed in the case of partial payment is now not done and reversal and interest shall be paid only with respect to the unpaid amount। सिर्फ अनपेड अमाउंट के ऊपर ही आपको पे करना होगा। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि यहां पर 1,18,000 की पेमेंट करनी थी, 59,000 की करी, तो 50% ही रिवर्सल गवर्नमेंट करेगी, 50% नहीं करेगी क्योंकि 50% पेमेंट कर दी गई है। तो एक अच्छा लॉ कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव लॉ है, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया। और इस रूल के अंदर हमारी एक्सेप्शन भी आती थी। एक्सेप्शन क्या थी कि अगर देखिए रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज हैं तो वहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इसके साथ साथ अगर देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडिशन हो रहा है जो कि सप्लायर की लायबिलिटी थी लेकिन उसे रिसिपेंट ने पे करा, वैल्यू सप्लाई चैप्टर में भी हमने ये बात पढ़ी है, तो वहां पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए आपने वो सप्लाईज करी है जो शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। शेड्यूल 1 में कौन सी सप्लाईज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस जो बिना कंसिडरेशन की होती है। तो जब बिना कंसिडरेशन की होंगी तो फिर वहां पर तो 180 डेज का सवाल ही नहीं उठता पेमेंट करने का। ठीक है, तो उन एक्सेप्शंस में कोई बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगी जैसा आपने पढ़ा था। जो चेंज था रूल 37 के अंदर वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। देखिए तो ये वो 2 अमेंडमेंट्स हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर आई है, और आपका देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की देखिए हमारी यहां पर अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आई आपकी अमेंडमेंट की। यहां तक आप एक बार फटाफट से नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। आइए